हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस ऑफ करियर प्लानर एट होम। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, ग्रामर में क्या क्या एरिया से सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका चर्चा किया था, वोकेबलरी के बारे में चर्चा किया था एंड लैंग्वेज क्लासेस के बारे में चर्चा किया था कि किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा पैकेजिंग इंग्लिश का जनरल कॉम्पिटिशन के लिए निकल के आ पाएगा, चाहे वो बैंकिंग हो या एसएससी हो। आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं, पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये टॉपिक है हमारा टेंस, है ना। तो चलो, जैसे ही मैंने बोर्ड पे लिखा टेंस, कहीं आप टेंस तो नहीं हो गए ना? चलो कोई बात नहीं, अगर आप टेंशन में आ भी गए हो, अगर आप टेंस अगर हो भी गए हो, तो आपकी इस टेंशन को दूर किए देते हैं इस क्लास के थ्रू। चलिए अब बात करते हैं, बहुत सारे बुक को अगर आपने रेफर करा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि चैप्टर के रूप में लिखा हुआ रहता है टाइम एंड टेंस। तो आपके मन में एक कंफ्यूजन आती है कि टाइम एंड टेंस चैप्टर का नाम है या टेंस चैप्टर का नाम है। काफी कंफ्यूजन बच्चे के मन में होती है कि क्या बोलना सही है। तो देखो, ग्रामेरियन का कहना है टाइम एक अलग चीज है, टेंस एक अलग चीज है। टेंस की अगर हम बात करें तो जो टॉपिक जो होगा वो टेंस ही होगा, जो चैप्टर है वो टेंस ही है। पर आप फिर अगला सवाल ये करोगे, काउंटर क्वेश्चन ये करोगे कि सर फिर बुक में टाइम एंड टेंस क्यों लिखा हुआ रहता है? क्या ग्रामेरियन को इसकी जानकारी नहीं है? ग्रामेरियन को बहुत अच्छे से इसकी जानकारी है, क्योंकि उन्हें समझाना होता है, तो इसलिए वो टाइम एंड टेंस वो एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी निकल के आ पाए। अब देखते हैं दोनों अलग अलग क्यों है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। क्या आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है कि मेरा टेंस खराब चल रहा है या मेरा टेंस अच्छा चल रहा है? कभी किसी को आपने बोलते हुए नहीं सुना होगा। क्या बोलते हुए सुना होगा? मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, मेरा टाइम खराब चल रहा है। अगर टाइम एंड टेंस अगर दोनों एक होते तो फिर तो लोग आसानी से बोल सकते थे ना, अरे ये लॉकडाउन का पीरियड है, बड़ा खराब चल रहा, तो टेंस बड़ा खराब चल रहा है। नो, टाइम बड़ा खराब चल रहा है या टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये समझाने के लिए काफी है। बट चलो, इतना से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप करियर प्लानर में पढ़ते हो, तो इन दैट केस आपकी अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो चलो इसको थोड़ा सा फर्दर इसको एलाबोरेट करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस निकल के आता है और या दोनों को समझना क्यों जरूरी है। तो चलो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, एक तरफ पे लिख देता हूं टाइम और एक तरफ लिख देता हूं वर्सेस टेंस, यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, टाइम अगर मैंने बोला तो टाइम हमारे कैसे हो सकते हैं? टाइम के जोन कितने होंगे? ऑब्वियसली 3 ही होंगे, चौथा तो आज तक कोई हुआ ही नहीं, है ना। यानी टाइम अगर जब भी होगा तो या तो हमारा पास्ट होगा, यानी समय जो कि हमारा बीत गया, या तो समय हमारा वर्तमान होगा जो कि अभी चल रहा है ना, और या तो समय जो हमारा आने वाला है यानी फ्यूचर। अगर टाइम की बात करें तो यही टाइम का 3 हमारा टाइम जोन होगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये अगर टाइम का 3 जोन है तो फिर ये टेंस क्या है? तो बच्चे गौर से देखिए, टेंस कुछ भी नहीं है। टेंस क्या करता है? टेंस आपका है चेंजिंग ऑफ फॉर्म, वर्ब्स को दर्शाता है। नहीं, टेंस का सीधा कनेक्शन किसके साथ है? वर्ब के साथ है। और वर्ब का कैसा? डिफरेंट चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, डिफरेंट चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड क्या? आर actions performed in these 3 time zones, ठीक है। यानी टाइम एंड टेंस के बारे में बात करें तो टाइम की बात करें तो टाइम एक हमारा रिलेटिव फैक्टर है जिसके थ्रू हम वर्ब के फॉर्म्स जो बदलते हैं, यानी वर्ब के फॉर्म के बारे में बात करें तो वर्ब के कितने फॉर्म होंगे? वर्ब का पहला से लेके वर्ब का 5वां फॉर्म होगा। यानी वर्ब की अगर ट्रेजेक्टरी की बात करें तो वर्ब हमारा कैसे फॉर्म चेंज करेगा? वर्ब का पहला फॉर्म होगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा, फोर्थ फॉर्म होगा और 5वां फॉर्म होगा। यानी वर्ब का 5th फॉर्म, जिसको एस फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं। तो ये वर्ब के फॉर्म बदलेंगे कैसे? जब तक हम टाइम में किस एक्शन को हम किस टाइम जोन में कर रहे हैं, जब तक हम उसको कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक वर्ब का फॉर्म हमारा बदलेगा ही नहीं। तो वर्ब का पहला फॉर्म के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है, और वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में यानी अपने बेसिक फॉर्म में और अपने प्रेजेंट फॉर्म में हमेशा प्लूरल इन नंबर होएगा। और जब एस या एस उसमें लगा देते हैं तो वर्ब हमारा प्लूरल से क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है, और वर्ब का पहला फॉर्म 5वां फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से किसी एक्शन को अगर हम पास्ट में अगर किया है, जो समय बीत गया, जैसे मैंने बोला I finished my homework yesterday,
तो अब देखो हमने अपने एक्शन को कब परफॉर्म किया, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, बीता हुआ कल, यानी हमने अपने काम को कब परफॉर्म किया, कल परफॉर्म किया। तो यहां पे हमने फिनिश हमारा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म है, तो प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन हमने चूंकि एक्शन कल किया, एक्शन हमारा हो गया, यानी एक्शन हमारा पास्ट हो गया, तो उसके लिए वर्ब का पहला फॉर्म तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, है ना। तो यानी इसका मतलब मुझे वर्ब के फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करेंगे तो मुझे पास्ट फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो पास्ट फॉर्म उसका क्या निकल के आ जाएगा, फिनिश निकल के आ पाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला, आई फिनिश माई होमवर्क यस्टरडे। तो ये वर्ब का फॉर्म जो चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, क्योंकि टाइम हमने इस्तेमाल किया कौन सा, प्रेजेंट टाइम इस्तेमाल नहीं किया, हमने पास्ट टाइम का इस्तेमाल किया, तो वर्ब का फॉर्म हमारा पास्ट में चला गया। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं आई विल कंप्लीट माई होमवर्क टुमारो, है ना। अब देखो मैं टुमारो का यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो टुमारो हमारा क्या साइड वर्ब है, वो फ्यूचर टाइम है। तो इन दैट केस अब यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, एक हमने विल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब को हमने इंट्रोड्यूस करा। तो अब यहाँ पे हमारा टाइम क्या, अब ये हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट हो रहा है, नहीं कंप्लीट होगा, कब, कल होगा। तो इसके लिए हमने फिर फ्यूचर का इस्तेमाल किया, विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से जब तक हम टाइम को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, वर्ब का फॉर्म स्टैटिक रहेगा, वर्ब का फॉर्म चेंज ही नहीं होगा, पहला पहले में ही रहेगा, दूसरे में नहीं कन्वर्ट होगा, दूसरा तीसरे में नहीं कन्वर्ट होगा, तीसरा चौथे में नहीं, और चौथा पांचवें में नहीं होगा, राइट। यानी वर्ब के फॉर्म को अगर मुझे 1 से 5 तक अगर उसको चेंज करना है, तो उस चेंज को करने के लिए गाड़ी के गियर को चेंज करना है, फर्स्ट गियर से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन अगर करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे स्पीड को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक हम स्पीड को ध्यान में नहीं रखेंगे, अचानक अगर 5वां गियर लगाएंगे तो गाड़ी झटके से जाके बंद हो जाएगी, लगेगी नहीं, राइट। तो उसी तरीके से जब तक हम टाइम को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक वर्ब के फॉर्म ही चेंज नहीं हो पाएंगे, और वर्ब के फॉर्म ही जब चेंज नहीं हो पाएंगे तो फिर टेंस हो ही नहीं पाएगा, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेंस को हमेशा टाइम के रिलेटिवली स्टडी करते हैं, और इसलिए ग्रामरियन टाइम एंड टेंस का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। पर टाइम एक अलग चीज है और टेंस एक अलग चीज है। इसको ऐसे समझ लेना है, इसको ऐसे समझ लेना है लिट्टी और चोखा के रूप में, लिट्टी लिट्टी है, चोखा चोखा है, राइट है। लेकिन जब दोनों को मिला के खाते हैं तो हमारा टेस्ट कैसा, बहुत अच्छा निकल के आ पाता है, राइट। उसी तरीके से टाइम एंड टेंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। तो ये तो चलो एक टाइम एंड टेंस को हमने अच्छे से समझा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा सा आगे हम लोग टेंस को बढ़ाते हैं क्लास को, तो देखते हैं टेंस के अंदर में हम लोग पढ़ते क्या है। तो ऐसे समझ लो कि टेंस नाम का एक बड़ा स्टूडियस बच्चा था, उसको पढ़ने की बहुत चाहत थी, सरकारी नौकरी में जाने की तमन्ना थी। वो करियर प्लानर में आया, एक तपोभूमि में आया, और यहाँ पे आके उसने क्लासरूम में बहुत मेहनत करी, जो भी गुरुजन थे उनसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, और पढ़ लिख के उस सरकारी नौकरी में गया। सरकारी नौकरी में गया, अब उसकी शादी हुई, शादी हुई तो उसके 3 बच्चे हुए। अब चूंकि टेंस इतना ज्यादा मेहनत किया था, पढ़ाई किया था, तो वो त्रिकालदर्शी हो गया, यानी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों टाइम जोन को वो समझने लगा, राइट। तो अब इस तरह से बात करते हैं कि अब उसकी शादी हुई तो उसके 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखो टेंस फैमिली की अगर बात करें तो यहीं से फैमिली एक्सटेंड हो गई, प्रेजेंट के 4 बच्चे हुए, पास्ट के 4 बच्चे हुए और फ्यूचर के 4 बच्चे हुए। तो कुल मिला के अगर बात करें तो टेंस फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स निकल के आ गए, 12 मेंबर निकल के आ गए। तो चलो अब टेंस के एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 12 वेरिएंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस 12 में से 6 वेरिएंट इसके ऐसे हैं जिससे तकरीबन आपका 85 से 90% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इसी 6 टेंस के वेरिएंट से पूछे जाते हैं। पढ़ेंगे हम लोग टोटल 12 को पढ़ेंगे, लेकिन ये 6 के ऊपर हम लोग मोर एम्फेसाइज करेंगे क्योंकि इससे सबसे ज्यादा सवाल एग्जामिनेशन में निकल के आते हैं। यानी और कौन कौन सा वैसा टेंस का वेरिएंट है जिससे कि तकरीबन 85 to 90% सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट है आपका, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट है जिससे सवाल आपके पूछे जाते हैं। सिंपल पास्ट है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है एंड फ्यूचर परफेक्ट है। तो ये जो 6 वेरिएंट हमारा निकल के आता जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो इस 6 के ऊपर हम ज्यादा इंफेसिस देके पढ़ेंगे। तो चलो आगे हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेंस का, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं जिसके कि 4 वेरिएंट है, राइट। तो पहला टेंस का जो वेरिएंट हमारा निकल के आ पाता है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का पहला वेरिएंट हमारा निकल के आता, वो हमारा क्या निकल के आता, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में भी हम बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो इसको हिंदी के अनुसार से नहीं पढ़ना कि जिस वर्ड जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहे तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहेंगे, नहीं। ऐसे अगर पढ़ेंगे तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग हमारी प्रॉपर नहीं निकल के आ पाएगी। तो देखो इसके लिए सर्टेन, यानी इसके अंदर में कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिसके ऊपर आप हमें ध्यान देना होगा, और एग्जाम में इससे काफी सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिससे कि एग्जामिनेशन में चाहे वो बैंकिंग या एसएससी का हो, सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे
पूछे जाते हैं। तो चलो बोर्ड पे मैं लिखता हूं रूल्स वे फॉरवर्ड। तो देखो इसके अंदर एक पहला रूल जो निकल के आता है ना, वो मैं लिख रहा हूं, टू फ्यूचरिस्टिक देखो मेरी राइटिंग थोड़ी सी कर्सिव है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग करके लिख रहा हूं। समझने में कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। टू इंटरडिपेंडेंट फ्यूचरिस्टिक एक्शंस, joined with time and conditional conjunctions। अब ये टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शंस कौन है देखो, तो थोड़ा सा मैं बोर्ड पे लिख देता हूं यहां पे, as soon as long as, if, in case, when, whenever, after, before, unless, until, till, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे का एक अंडरस्टैंडिंग निकल के आ गई कि टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन किसको कहते हैं। तो ये सारे हमारे टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन है, जो या तो समय के बारे में बात करते हैं या तो किसी कंडीशन यानी सिचुएशन यानी किसी अवस्था के बारे में बात करते हैं, राइट। तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी आ गई। तो क्या बोलता है रूल, क्या बोलता है, टू इंटरडिपेंडेंट फ्यूचरिस्टिक एक्शन ज्वाइंट विथ टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन। अगर दो फ्यूचरिस्टिक एक्शन हो, हिंदी में अगर बात करें तो दोनों आपके फ्यूचर टेंस में होंगे। जैसे अगर मैं ये बोलूं जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा तब तक हम घर में रहेंगे, तो देखो जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होएगा ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। तब तक हम घर में रहेंगे कौन सा टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। लेकिन जैसे ही इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो दोनों हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं होगा, एक हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, दूसरा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन इसके अंदर में ये है कि कौन सा क्लाउज हमारा सिंपल प्रेजेंट होगा और कौन सा क्लाउज हमारा सिंपल फ्यूचर होगा। तो इसके लिए मैंने रूल आपके सामने लिखा क्या, टू इंटरडिपेंडेंट फ्यूचरिस्टिक एक्शन है, क्योंकि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, फ्यूचर की बात है, तब तक हम घर के बाहर नहीं निकलेंगे, अगेन फ्यूचर की बात है, फ्यूचरिस्टिक एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या कोई ना कोई टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन लगेगा, जो मैंने बोर्ड पे लिखा कि ये सारे टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शंस हैं। तो रूल क्या बोलता है, रूल इसके अंदर में ये बोलता है द क्लाउज that has the presence of टाइम एंड कंडीशनल, TNC में लिख देता हूं, टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन, कंजंक्शन का CONJ में कर देता हूं। इसका टेंस कैसा निकल के आ पाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट, अब दूसरे पे आते हैं, the clause that has the, यहां पे प्रेजेंस है तो यहां पे एब्सेंस को देख लेते हैं, एब्सेंस ऑफ किसका, टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन। इसके लिए कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, जिसमें टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन का प्रेजेंस होगा उसका टेंस कैसा होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, और जिसमें एब्सेंस होगा यानी एब्सेंट होगा उसका टेंस कैसा होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। तो देखो एक सेंटेंस इससे बना लेते हैं, वी विल स्टे एट होम as long as
प्रिवेल्स, राइट। एक सेंटेंस ये बना दिया, ठीक है। एक सेंटेंस और बना लेते हैं, आई डू नॉट गो टू द मार्केट unless ठीक है। चलो दो सेंटेंस मैंने बनाए यहाँ पे बोर्ड पे। अब गौर से देखो, पहला सेंटेंस हमने क्या बनाया, पहला सेंटेंस ये बोला आई विल स्टे एट होम, ठीक है। चाहते तो यहाँ पे फुल स्टॉप दे सकते थे, नहीं दिया। एक क्लाउज हमारा ये बन गया, दिस इज क्लाउज नंबर 1। एज लॉन्ग एज को मैंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, ये क्या हमारा कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है, एक टाइम कंजंक्शन है। एज लॉन्ग एज, ठीक है, एज लॉन्ग एज द लॉकडाउन प्रिवेल्स, यानी जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, घर पे ही रहेंगे फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। और यही प्राइम मिनिस्टर जी का अपील भी है, राइट। ये क्लाउज नंबर 2। अब गौर से देखो, रूल क्या बोलता है कि जो जिस क्लाउज में टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन का प्रेजेंस है, तो देखो एज लॉन्ग एज टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन का प्रेजेंस हमारा C1 क्लाउज 1 में या क्लाउज 2 में है, क्लाउज 2 में है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस अप्लाई करेंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे हमने क्या लिखा, द लॉकडाउन प्रिवेल्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया, राइट। यानी यहां पे हमने कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया, सिंपल प्रेजेंट। और यहां पे देखो कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया, सिंपल फ्यूचर, वी विल स्टे एट होम, सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया। सिमिलरली दूसरे पे आते हैं, आई डू नॉट गो टू द मार्केट, यानी हम मार्केट नहीं जाएंगे, हम ये बोलना चाह रहे हैं। अनलेस द लॉकडाउन इज लिफ्टेड, यानी इस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट में तो है पर ये कैसा, पैसिव वॉइस में है, राइट। तो अब गौर से देखो, टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन कौन है यहाँ पे हमारा, अनलेस, यानी क्लाउज 1 में हमारा टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन नहीं है, किसमें है, क्लाउज 2 में है। रूल क्या बोलता है कि जिसमें टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन प्रेजेंट रहेगा उसका टेंस कैसा, प्रेजेंट। ऑलरेडी इज लिफ्टेड, प्रेजेंट टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या है, क्लाउज 1 में भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया, जो कि गलत है। मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आई डू नॉट को मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब आई डू नॉट अगर मैं बोल रहा हूं तो ये गलत हो गया। अब क्या लिखना पड़ेगा, आई विल नॉट, यानी डू नॉट को किस में कन्वर्ट कर दो, विल नॉट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, आई विल नॉट, यानी अब ये सही हो गया। अब हमने यहाँ पे जिसमें एब्सेंस था इस क्लाउज में टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन का, तो इसका टेंस हमने कैसा बनाया, फ्यूचर टेंस। और इसमें हमारा प्रेजेंट था तो टेंस कैसा बनाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एक काफी इंपॉर्टेंट रूल था। चलो अब दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट, बोर्ड को पॉज कर लेना, पॉज करके आप इस वीडियो को, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा उसको आप नोट कर लीजिएगा। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में या तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। अगला रूल की तरफ जाते हैं हम लोग, एडवर्ब प्लेस। इफ एनी सेंटेंस starts with adverb of place, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब क्या है, एक ऐसा एडवर्ब जो कि किसी प्लेस को, नहीं किसी स्थान को डिनोट करता हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। यहां पे दो चीजें निकल के आएगी। पहला क्या, टेंस हमारा कैसा होगा, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा हमारा कैसा बनेगा, केस ऑफ इन्वर्सन। देखो जब हम सिलेबस आपको चर्चा कर रहे थे वहां पे हमने बोला था कि ग्रामर में हम लोग इन्वर्सन को भी पढ़ेंगे, और वहां पे ये बोला था कि इन्वर्सन कहते किसको है। नॉर्मली इंग्लिश की दुनिया में जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, वो उसके बाद हमारा वर्ब होता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, राइट। और जब इंट्रोगेटिव में जब सवाल पूछते हैं तो हम, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पूछते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि या तो हम सवाल पूछ रहे होते हैं वहां पे, राइट। लेकिन उसके अलावा इंग्लिश में ऐसे 14-15 कंडीशन बनते हैं जहां पे इन्वर्सन
इन्वर्सन की दुनिया होती है, यानी कैसा स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव ही रहता है और वर्ब हमारा सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, यानी स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। और उसके बावजूद भी लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते एज ए पंक्चुएटरी साइन, बल्कि क्या करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केस ऑफ इन्वर्शन उसको बोलते हैं। तो ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट होएगा तो यहां पे दो चीज को मुझे चेक करना है, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से किसी भी एरिया से प्रॉब्लम आपका हो सकता है। टेंस की बात करें तो टेंस हमारा कैसा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और एट द सेम टाइम वो इन्वर्सन का केस बनाएगा। अब ये देखते हैं, जैसे ही मैंने बोर्ड पे लिखा एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है कौन, जैसे मैंने टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन आपको पढ़ाया तो उसमें लिखा ना एज सुन एज लॉन्ग एज, है ना, इफ, इन केस, व्हेन, व्हेनेवर, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अनटिल, टिल, ये सब सारे हमारे क्या है, टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन है। तो हमारी क्लैरिटी अच्छी हो गई। उसी तरीके से अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को अगर समझेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते किसको हैं, तो हमारी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। तो देखो थोड़ा सा कौन कौन से एडवर्ब ऑफ प्लेसेस को क्वालिफाई करता है, तो देखो लिख सकते हैं हम लोग हियर, देयर, ऑफ, है ना, इन, इनसाइड, आउट, आउटसाइड। उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, एटसेट्रा, है ना। ये सब सारे हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं, ठीक है। तो आप इसको समझने के लिए मैंने एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिख दिया, ये सब सारे हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है। रूल क्या बोलता है, कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के साथ हो, यानी ये सारे एक्सप्रेशन के साथ हो, हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश में जरूरी नहीं है, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या निकल के होती है कि जिससे हमारा सेंटेंस का स्टार्ट हो रहा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, नॉट नेसेसरली। ज्यादातर हमारे सब्जेक्ट के साथ ही सेंटेंस की शुरुआत होती है, पर यह जरूरी नहीं है कि जो सबसे पहले आएगा वो सब्जेक्ट ही होगा। सबसे पहले हमारा प्रेपोजिशन भी हो सकता है ना, एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला आफ्टर अनाउंसिंग द लॉकडाउन, है ना, आफ्टर अनाउंसिंग द लॉकडाउन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ अस या अपील्ड ऑल ऑफ अस टू प्लीज स्टे एट द सेफ्टी नेट ऑफ योर होम। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या, आफ्टर अनाउंसिंग द लॉकडाउन, है ना, तो आफ्टर से हमने सेंटेंस की शुरुआत कर दी ना, तो आफ्टर क्या हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट कौन होएगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन होएगा, और आफ्टर तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं। हालांकि आफ्टर हमारा कंजंक्शन भी और प्रेपोजिशन भी है, हमने यहाँ पे क्या किया, प्रेपोजिशन के रूप में इस्तेमाल किया, और इसलिए वर्ब हमने क्या लिखा, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब आएगा तो चौथे फॉर्म पे आएगा, तो हमने अनाउंस को अनाउंसिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी वर्ब के चौथे फॉर्म को हमने इस्तेमाल कर दिया वहां पे, राइट। तो यहां पे आफ्टर अब सब्जेक्ट नहीं है, आफ्टर क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। तो जरूरी नहीं है कि हमारा सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ यह स्टार्ट हो, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के साथ भी स्टार्ट हो सकता है, प्रीपोजिशन के साथ भी स्टार्ट हो सकता है, लाइक ऑन। तो अब देखो रूल क्या बोलता है कि किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के साथ हो, तो और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हम एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के साथ करते हैं तो किसी विशेष परिस्थिति में करते हैं, किसी इंपॉर्टेंट एक्शन या किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। नॉर्मली हम एडवर्ब ऑफ प्लेसेस को एक्सप्रेशन बना के सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते। जब कोई इंपॉर्टेंट एक्शन या एक्टिविटी को मुझे हाईलाइट करना हो तभी हम एडवर्ब ऑफ प्लेसेस का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन के रूप में। तो देखो यहां पे एक सेंटेंस मैंने ये बनाया, हियर इज द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ अलायंस क्लब का मैं ए बड़ा लिख रहा हूं बच्चे समझने के लिए, अलायंस क्लब एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने ये फ्रेम कर दिया, ठीक है। हियर इज द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ अलायंस क्लब एंट्रेंस टेस्ट। दूसरा सेंटेंस ये बना दिया, देयर goes the Indian cricket team ठीक है टू प्ले। थोड़ा सा सेंटेंस मैं बड़ा बना रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे, क्लासेस धीरे धीरे हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होते जाएगी। टू प्ले अ बाइलेटरल सीरीज
अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज, वॉट एवर। अब देखो सेंटेंसेस बहुत हो सकते हैं, पर 2-3 में मैं कैप कर रहा हूं। एक सेंटेंस में ये बना देता हूं और बना देता हूं, ऑफ गोज द प्लेन ड्यूरिंग टेक ऑफ। टेक ऑफ बोल लें या लैंडिंग बोल लें, कुछ भी आप लिख लें, क्योंकि ये तो जिस तरह से आपकी ये लिबर्टी है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत मैंने किसके साथ करी? सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पे हियर के साथ करी, देयर के साथ करी, ऑफ के साथ करी। अब जनरली देखो, अब हियर तो सब्जेक्ट हमारा है नहीं, ये तो ना तो हमारा नाउन है ना तो हमारा प्रोनाउन है, अब ये क्या हमारा एडवर्ब प्लेस है। अब देखो एडवर्ब प्लेस का इस्तेमाल हमने किस लिए किया कि इंपॉर्टेंट इवेंट या इंपॉर्टेंट एक्शन को मुझे बताना था, इसलिए हमने एडवर्ब प्लेसेस का इस्तेमाल करा। रूल क्या बोलता है? टेंस सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या है हमारा, क्योंकि एग्जाम में तो एरर आपको ढूंढना पड़ेगा ना, बता के तो एरर नहीं आएगा ना कि मैं टेंस का एरर हूं, मैं नाउन का एरर हूं, मैं प्रोनाउन का एरर हूं, मैं कंजंक्शन का एरर हूं, मैं वर्ब का एरर हूं। आपको स्पॉट करना होगा, राइट। तो हमें दोनों देखना होगा कि टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं इस सेंटेंस में, और एट द सेम टाइम इन्वर्सन का रूल अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो गौर से देखिए, यहां पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? लिस्ट, यही हमारा नाउन है, ठीक है। कैंडिडेट्स भी हमारा नाउन है, लेकिन हमारा क्या, प्रीपोजिशन के पहले जो हमारा नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा उसी को हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर आपके नाउन ही होंगे, तो प्रीपोजिशन ऑफ है, उसके पहले नाउन हमारा लिस्ट आया, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के पहले हमारा यहाँ पे वर्ब आ गया, ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बना? नॉर्मली हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है? एस प्लस वी प्लस ओ, ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है, हमने पढ़ा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा भी किया था कि इंग्लिश में हमारे जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इसी पैटर्न पे होते हैं, लेकिन मैंने ये बोला कि इन्वर्सन की दुनिया 14 से 15 ऐसे हैं जहां पे हमारा वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा, वो इन्वर्सन बनाएगा। तो चेक करो यहाँ पे, टेंस तो हमने सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया ना, इसका इस्तेमाल किया तो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया, और एट द सेम टाइम चूंकि सेंटेंस की शुरुआत हमने हियर के साथ करी, और हियर हमारा क्या है? एडवर्ब प्लेस है, तो ये इन्वर्सन भी बना रहा। तो देखो इन्वर्सन कब बना? नाउन यानी सब्जेक्ट के पहले हमारा वर्ब आया, तो ये ना तो इन्वर्सन का एरर इसके अंदर में है और ना ही टेंस का एरर भी है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली क्या है? करेक्ट है, राइट। अब दूसरे पे आते हैं, देयर गोज द इंडियन क्रिकेट टीम टू प्ले अ बाइलेटरल सीरीज। अब देखो बाई हमारा रूट वर्ड है, जैसे मैंने बोला वोकैबुलरी को हम लोग सीखेंगे, तो उसमें बाई हमारा रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? दो। लेटरल यानी पक्षी यानी द्विपक्षीय। जब हम लोग सीरीज खेलते हैं, जब दो कंट्री आपस में इन्वॉल्व होते हैं, और जब कोई सीरीज खेलते हैं तो उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइलेटरल। लेकिन जब 3 है तो ट्रायंगुलर हम लोग बोलते हैं, राइट। तो अब देखो इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई, किस लिए? बाइलेटरल सीरीज को खेलने के लिए, तो इंपॉर्टेंट एक्शन था। तो देयर गोज द इंडियन क्रिकेट टीम, तो देखो हमने यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया, और ये वर्ब हमारा यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे हमारा क्या आया? मेन वर्ब आया। तो यहाँ पे और सब्जेक्ट हमारा कौन है? इंडियन क्रिकेट टीम। तो देखो टेंस हमारा कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, और वर्ब हमारा सब्जेक्ट के पहले आया, तो इन्वर्सन का केस बन गया ये। तो इन्वर्सन के अनुसार से भी सही है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि टीम हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और हमेशा ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर बिहेव करते हैं, सिंगुलर इन नेचर होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको हम इंडिविजुअलिज्म का एहसास कराएंगे, सेपरेशन का एहसास कराएंगे, तब उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। पर जब नॉर्मल कंडीशन में वो होते हैं, जब वो अपने इनहेरेंट फैब्रिक में होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब ही अपने साथ लेते हैं, क्योंकि जब वो यूनाइटेड होते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर इन नंबर होते हैं। तो देखो देयर गोज, टीम हमारा कैसा है? कलेक्टिव नाउन है, और कैसा? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो हमने आप वर्ब भी कैसा इस्तेमाल किया? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से ऑफ गोज द प्लेन, प्लेन कैसा? ऑफ गोज का मतलब क्या होता है? टू मीट विथ एन एक्सीडेंट। यह एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मीट विथ एन एक्सीडेंट, यानी दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। तो देखो यहां पे भी हमारा प्लेन हमारा क्या था? सब्जेक्ट था, यही हमारा नाउन था ना, यानी यही हमारा सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के पहले हमारा क्या? मेन वर्ब आया। तो ध्यान रखिएगा, जब मेन वर्ब हमारा सब्जेक्ट के पहले आएगा, तो इस तरह के इन्वर्सन को हम लोग इंग्लिश की दुनिया में फुल इन्वर्सन कहते हैं। आगे एडवर्ब के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। और जब हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के पहले आता है, तो इस तरह के इन्वर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? पार्शियल इन्वर्सन कहते हैं। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट रूल थे जिसका आज की क्लास में हमने चर्चा किया। थैंक यू सो मच।